मुकर्रम शाह के कमरे में समय जैसे थम सा गया था। वो बड़ी सी कुर्सी पर बैठे, हाथ में तस्बीह थामे, हर दाना धीरे धीरे घुमाते हुए कमरे में मौजूद सभी लोगों पर गहरी नजर डाल रहे थे। हर व्यक्ति की नजर उन पर जमी थी। मुकर्रम शाह के सामने वाले सोफे पर नूर शाह और जमान शाह बैठे थे, दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम, चुपचाप। नूर ने आज नीला जोड़ा पहना हुआ था। आंखों में साफ साफ बेचैनी की छाया नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर थी कि उसे जमान के साथ एक ही सोफे पर क्यों बिठाया गया है। वो तो इस व्यक्ति के साथ खड़ा होना भी अपनी तौहीन समझती थी। बचपन से लेकर अब तक अगर उन दोनों के बीच कोई रिश्ता था तो वो सिर्फ नफरत का रिश्ता था। इसके अलावा उन दोनों ने कभी कोई और रिश्ता बनाया ही नहीं था। दूसरी ओर जमान शाह का चेहरा भी सख्त था। उसके लिए भी इस लड़की के बराबर में बैठना अपमानजनक था। वो अपनी मुट्ठियां भींचे बैठा था, आंखें जमीन पर टिकाए, जैसे अपनी तमाम बेबसी को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सोचा, बहुत समझा। मुकर्रम शाह की आवाज़ गूंजी तो सब जैसे होश में आ गए। उनकी आवाज़ में बही रौब और दृढ़ता थी जो हमेशा से उनका स्वभाव था। और हमने ये फैसला लिया है कि नूर का निकाह जमान शाह के साथ किया जाएगा। ये सुनते ही कमरे में जैसे भूचाल आ गया। नूर की आंखें हैरानी से फैल गईं, उसकी सांसें जैसे थम गईं, जमान की मुट्ठियां और ज़्यादा भिज गईं। वो हल्का सा झुका, जैसे अपनी जगह से उठना चाहता हो, मगर खुद पर काबू पा लिया। कमरे में मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर भी अचंभा और उलझन साफ दिख रही थी। नूर के माँ बाप एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी चुप्पी थी, जैसे भीतर ही भीतर वे भी इस फैसले से असहमत थे। मगर बाबा शाह के निर्णय के आगे सिर झुका लिया। नूर ने एक पल के लिए होंठ खोले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन गले से कोई आवाज न निकल सकी। उसकी आंखें मुकर्रम शाह पर जमी थीं, जिसमें ढेरों सवाल और बेबसी झलक रही थी, मगर वे सवाल जुबान तक ना आ सके। जमान शाह ने गहरी सांस ली और आखिरकार सिर उठाकर मुकर्रम शाह की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी जलन थी। दादा जान, उसकी आवाज़ में साफ सख्ती थी। क्या आपको यकीन है ये फैसला सही है? मुकर्रम शाह ने जमान शाह की आंखों में देखा और फिर पूरे इत्मीनान से कहा, यह हमारा फैसला है जमान। परिवार के भले के लिए जो सही समझा हमने वही किया। नूर ने भी हल्का सा विरोध करने की कोशिश की। दादा, लेकिन मुकर्रम शाह ने हाथ उठाकर नूर को चुप करा दिया। बेटा, हमने जो सोचा है वही सबसे बेहतर है। हम चाहते हैं कि परिवार में एकता और मजबूती बनी रहे, और हमें यही तरीका सबसे सही लगा। नूर का चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो गया, मगर उसमें आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं बची थी। जमान ने भी अपनी नज़रें दूसरी ओर फेर लीं, जैसे वो इस बात को और सहन नहीं कर सकता था। कमरे में एक बार फिर गहरी चुप्पी छा गई, मगर इस बार ये चुप्पी पहले से भी ज़्यादा भारी थी। नूर के माँ बाप ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, आप जो बेहतर समझे दादा शाह। उसके पापा की आवाज़ धीमी थी, हम आपके फैसले के आगे सिर झुकाते हैं। जमान शाह के माँ बाप ने भी हल्का सा सिर झुकाया, लेकिन उनके चेहरों पर भी हैरानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी आंखों में सवाल और चिंता थी, मगर उन्होंने भी अपने बुजुर्ग के फैसले को स्वीकार कर लिया था। नूर और जमान ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में साफ नफरत झलक रही थी, मगर दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। उनके चेहरे की खामोशी जुबान ही उनके दिल की पूरी कहानी बयान कर रही थी। मुकर्रम शाह ने संतोष की सांस ली और सभी पर एक नज़र डाली। हमारा फैसला आखिरी फैसला है। पहले दोनों का निकाह होगा और फिर उसके बाद नूर की पढ़ाई पूरी होते ही रुखसती कर दी जाएगी। यही सही है, उन्होंने कहा। अब सब अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। सबसे पहले नूर गुस्से से भरी हुई कमरे से बाहर निकली। उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। उसके बाद जमान ने भी किसी की परवाह नहीं की और कमरे से ही नहीं बल्कि पूरी हवेली से ही बाहर निकल गया। उनके बाद धीरे धीरे बाकी लोग भी उठे और कमरे से बाहर जाने लगे। मुकर्रम शाह ने उनकी पीठ पर एक नज़र डाली और धीमी आवाज़ में बोले, हमें यकीन है जमान, तुम हमारे इस फैसले से हमेशा खुश रहोगे। ये कहकर उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और धीरे धीरे तस्बीह के दाने घुमाने लगे। रात के 10 बजे का वक्त था। हवेली के बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, जिसमें पेड़ों की शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं। हवेली के अंदर का माहौल भी शांत था, जैसे हर कोई दिन की घटना के बाद सुकून ढूंढ रहा हो। मगर इस शांति को जमान शाह की वापसी ने तहस नहस कर दिया। जमान तेज कदमों से हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने सीधे अपने माँ बाप के कमरे की ओर कदम बढ़ाए।
दरवाज़ा खटखटाए बिना अंदर घुसा और वहीं रुक गया। उसके माँ बाप सोफे पर बैठे थे। उसकी माँ तस्वीर थामे दुआ पढ़ रही थी, जबकि उसके पापा एक किताब के पन्ने पलट रहे थे। अम्मी, अब्बू, जमान की आवाज़ में गुस्सा और बेचैनी थी। ये क्या फैसला किया है आप लोगों ने? उसकी माँ ने सिर उठाकर उसे देखा और धीरे से तस्वीर अपने साइड पर रख दी। जमान बेटे, आओ बैठ जाओ, हम बात करते हैं। मगर जमान बैठने के मूड में नहीं था। वो कमरे के बीचों बीच खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां गुस्से से भिजी हुई थीं। अम्मी, मैं नूर से शादी नहीं कर सकता। वो लड़की जिद्दी है, बदतमीज है, उससे मेरी कभी नहीं बन सकती। आप लोग ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं उससे शादी करूंगा? जमान के पापा ने किताब बंद की और एक गहरी सांस ली। बेटा, ये फैसला तुम्हारे दादा ने किया है और हमें उनका हुक्म मानना होगा। लेकिन अब्बू, जमान की आवाज़ और तेज हो गई, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा भविष्य है। नूर मेरे लिए नहीं बनी। मैं किसी सीधी सादी समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे ख्यालों को समझ सके। भले वो खूबसूरती में किसी से कम नहीं है, लेकिन मेरे लिए खूबसूरती ही सब कुछ नहीं। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझ सके, मुझसे मोहब्बत करे। और नूर कभी वो लड़की नहीं हो सकती। उसकी जिद, उसका घमंड और उसकी बेबाकियाँ सब आप लोगों की नज़रों के सामने हैं। उसके बाद भी आप लोग इस फैसले से कैसे सहमत हो गए? उसकी माँ ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, कभी कभी हमें अपने बुजुर्गों की बात को मानना पड़ता है। आपके दादा शाह ने जो भी फैसला किया है वो परिवार की भलाई के लिए ही किया है। जमान ने अपने माँ बाप की ओर अविश्वास से देखा। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। नूर और मैं एक दूसरे के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकते। एक दूसरे से हम लोग नफरत करते हैं। उसके और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। ये निकाह कैसे कामयाब हो सकता है? उसके पापा ने गंभीरता से जवाब दिया, जमान, अगर तुमने ये निकाह ना किया तो तुम्हें जायदाद से निकाल दिया जाएगा। दादा शाह की ये बात साफ है। वो परिवार की एकता के लिए ये सब कर रहे हैं। जमान ने निराशा में सिर झटका। क्या जायदाद ही सब कुछ है? क्या मेरी खुशी, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? उसकी माँ ने नरम लहजे में कहा, बेटा, ये सब तुम दोनों की भलाई के लिए ही है। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। जमान ने कमरे में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। उसकी सांसें गुस्से के मारे तेज हो रही थीं। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नूर मेरे लिए कभी भी सही नहीं हो सकती। वो मुझे कभी नहीं समझेगी और मैं उसे। ये निकाह बस एक ज़बरदस्ती का रिश्ता होगा जिसमें न प्यार होगा और न सुकून। उसके पापा ने गंभीरता से कहा, जमान, जिंदगी में कई बार हमें अपनी इच्छाओं से समझौता करना पड़ता है। ये परिवार की बात है और हमें परिवार की भलाई के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जमान ने थकी हुई सांस ली और एक पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने जिद्दी, मगरूर, नकचड़ी नूर का चेहरा घूम गया और उसका ख्याल आते ही उसका गला तक कड़वा हो गया। जिस लड़की को एक निगाह देखना भी उसे गवारा न था, पूरी जिंदगी के लिए उसे अपना कैसे बना सकता था? फिर उसने आखिरी कोशिश की, अब्बू, अम्मी, कम से कम एक बार दादा से बात तो करें। उन्हें समझाएं कि ये रिश्ता किसी के हक में सही नहीं है। उसकी माँ ने सिर ना में हिलाया, बेटा, हमने अपनी बात कह दी है। अब फैसला आपके दादा शाह का है और हम उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते। जमान ने हार मानते हुए सिर झुका लिया। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, इस रिश्ते में आगे कभी खुशी नहीं होगी और आगे चलकर ये रिश्ता कितना कामयाब होगा, मैं इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। आगे जो कुछ भी होगा जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। उसके कदमों की आहट पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसके माँ बाप ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर चिंता थी, मगर वे अपने बाप के फैसले के सामने कुछ कहने से लाचार थे। दूसरी ओर पूरा दिन वो गुस्से से भरी रही और अब नूर का कमरा एक युद्ध के मैदान के जैसा लग रहा था। अलमारी के दरवाजे खुले हुए थे, कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे और मेज पर रखी किताबें फर्श पर गिरी पड़ी थीं। नूर बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, जबकि चेहरा गुस्से के मारे लाल हो रहा था। आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा था। सांसें तेज चल रही थीं और गुस्से में उसने एक गुलदस्ता उठाकर जमीन पर दे मारा। कांच के टुकड़े कमरे में बिखर गए। नूर की अम्मी दरवाजे पर खड़ी, जो ये सब कुछ देख रही थी, उनके चेहरे पर हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव थे। उन्होंने कई बार नूर को समझाने की कोशिश की, मगर नूर की जिद और बेकाबू गुस्से के आगे उनकी बात का कोई असर न हुआ। आखिरकार उनकी अम्मी ने एक कदम आगे बढ़ाया, नूर के करीब आई और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। नूर एकदम सन्न रह गई।
उसने अविश्वास से अपनी माँ की ओर देखा। आंखों में आंसू थम गए, चेहरे पर दर्द और हैरानी की लहर दौड़ गई। अम्मी, आपने मुझे मारा? नूर की आवाज़ कांप रही थी, जबकि उसकी माँ ने सख्त अंदाज में जवाब दिया, हाँ मारा, क्योंकि तुम हद से बाहर जा रही हो। नूर, ये क्या तरीका है? और ये कमरा देखो, ये सब क्या है? और आखिर इतना अग्रेसिव होने की क्या ज़रूरत है? नूर ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसकी अम्मी ने उसे चुप करा दिया। बस नूर, एक शब्द भी नहीं बोलोगी। जितना ड्रामा तुमने करना था कर लिया है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा निकाह सिर्फ और सिर्फ जमान शाह से ही होगा। जो तुम्हारे दादा शाह फैसला कर चुके हैं वो पत्थर की लकीर है। अब सोचना भी मत, ये फैसला बदल सकता है। ये कहकर वो कमरे से बाहर चली गई थी, जबकि नूर ने गुस्से के मारे एक और गुलदान उठाकर दीवार पर मारने की सोची, लेकिन अगले ही पल गुस्से के घूंट पीते हुए उसने गुलदान वापस टेबल पर रख दिया, क्योंकि उसे दोबारा अपनी माँ से थप्पड़ नहीं खाना था। निकाह का दिन। हवेली के विशाल आंगन में एक बड़ा शामियाना लगाया गया था, जहाँ पूरे परिवार के सदस्य इकट्ठा थे। चारों ओर रौनक लगी थी, खुशबू फैली हुई थी और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। लेकिन इस खुशी के माहौल में दो चेहरे ऐसे भी थे जो इस जश्न से बिल्कुल अलग लग रहे थे, नूर और जमान। नूर का दिल अंदर से टूट चुका था। वो लाल शादी के जोड़े में सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन उसके मन में तूफान उमड़ रहा था। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी है, किसी की कैद में नहीं रही, और अब मुझे ऐसे इंसान से बांधा जा रहा है जो मेरी सोच, मेरी आज़ादी को समझने के बजाय मुझसे नफरत करता है। जमान दूसरी ओर खड़ा था, सफ़ेद शेरवानी में सजा हुआ, लेकिन उसका चेहरा सख्त था। उसकी आंखों में दर्द की परछाइयाँ साफ दिख रही थीं। ये कैसा खेल है? जमान ने खुद से कहा। एक ऐसी लड़की से निकाह जो खुदगर्ज है, जो अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती है, जिसे परिवार की इज्जत और रिवाजों की कोई परवाह नहीं। ये कैसा रिश्ता है और कैसे चलेगा? न नूर ने जमान को देखा, न जमान ने नूर को। दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत भरी पड़ी थी और दोनों ही इस निकाह को कैद समझ रहे थे। मगर मुकर्रम शाह का फैसला अटल था। उन्होंने किसी की कोई बात नहीं सुनी और परिवार की इज्जत और एकता के नाम पर इस निकाह का हुक्म दे दिया। निकाह पढ़ने वाले मौलवी साहब ने निकाह के बोल पढ़ने शुरू किए। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये कोई सपना है? उसने मन ही मन सोचा। शायद एक डरावना सपना जिससे न जाने मैं कब जागूंगी। जमान ने भी अपने मन में सोचा, ये निकाह सिर्फ जबरदस्ती का एक बंधन है, मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। नूर जैसी लड़की मेरे लिए नहीं बनी, उसे अपनी आज़ादी प्यारी है और मैं ऐसी आज़ादी के खिलाफ हूँ जो परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दे। कबूल है, नूर ने बेदिली से कहा। उसकी आवाज़ में दुख और बेबसी थी। कबूल है, जमान ने भी ठंडे लहजे में कहा, जैसे ये शब्द उसके गले से मुश्किल से निकले हों। निकाह पूरा हो चुका था, लेकिन इस रिश्ते में ना मोहब्बत थी ना खुशी। नूर और जमान दोनों के दिलों में बस एक ही इरादा था, एक दूसरे की ज़िंदगी को जहन्नुम बना देने का। नूर ने खुद से वादा किया, मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीऊँगी, जमान की कोई बात, कोई हुक्म नहीं मानूंगी। वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगी कि मैं किसी की बंदिश बर्दाश्त नहीं करती। और जमान ने भी ठान लिया, मैं उसे दिखाऊंगा कि आज़ादी की भी एक हद होती है। मैं उसकी जिद और खुदसरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसे मेरी बात माननी होगी, वरना ये रिश्ता कभी नहीं चलेगा। निकाह के बाद जब नूर और जमान आमने सामने आए तो उनकी निगाहें मिली, मगर उनमें मोहब्बत या अपनापन नहीं, बल्कि नफरत और जिद की झलक थी। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, लेकिन दिलों में तूफान मच रहा था। हवेली में चारों तरफ खुशियों की गूंज थी, लेकिन नूर और जमान के दिलों में सिर्फ दुख, नफरत और एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने के इरादे। जो दीवार उनके बीच खड़ी हो चुकी थी, शायद वो कभी न गिरती। निकाह के बाद जमान सब कुछ छोड़कर हवेली से निकल गया और अपने फार्म हाउस चला गया। उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल भी ठिकाने पर नहीं था। जिस लड़की से उसने सारी जिंदगी नफरत की, वो अब उसकी बीवी बन चुकी थी। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो अभी लौटने का इरादा नहीं रखता था, मगर माँ की लगातार आती कॉल से परेशान होकर पिछली रात ही वापस लौट आया था। जबकि अपने कमरे में आकर नूर ने ज्वेलरी को उतारकर फेंकना शुरू कर दिया था। उसने मन में पक्का इरादा बना लिया था, इस रिश्ते को कैसे ख़त्म करना है। अभी सिर्फ निकाह हुआ था, विदाई नहीं हुई थी। हवेली में सुबह का वक्त था, हल्की धूप आंगन में बिखर रही थी। नूर अपने कमरे से बाहर आई, नीली जीन्स जो टखनों से ऊपर आ रही थी, सफ़ेद ढीली ढाली शॉर्ट शर्ट पहने जो इतनी ट्रांसपेरेंट थी कि उसके ब्लैक इनर बियर साफ दिखाई दे रहे थे। कंधे पर बैग डाले, खुले बालों के साथ और चेहरे पर ताजगी लिए। आज उसने जानबूझकर इस टाइप के कपड़े पहने थे।
शॉर्ट कपड़े तो पहले भी पहनती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही बोल्ड अंदाज में तैयार हुई थी, वो भी जमान को चिढ़ाने के लिए। उसके कदमों की आहट हल्की थी, जैसे उसे जल्दी हो। वो पूरी तैयारी में थी, क्योंकि उसे कॉलेज जाना था। जैसे ही वो डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, उसकी नज़र जमान पर पड़ी, जो कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। एक पल के लिए नूर की आंखें हैरानी से फैल गईं। वो वापस कब आया, ये सवाल उसके दिमाग में आया, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया और उसे नज़रअंदाज करते हुए टेबल के पास आ गई। उसके लिए जमान कोई मायने नहीं रखता था। जमान ने किसी और की मौजूदगी महसूस की तो आंखें ऊपर उठाई और नूर को देखा। उसकी निगाहें तुरंत उसके कपड़ों पर ठहर गईं। उसकी खूबसूरती इन कपड़ों में इस कदर उभर रही थी कि जमान की नज़रें उस पर जाकर ठहर गई थीं। आज से पहले कभी उसने नूर को इन निगाहों से नहीं देखा था, लेकिन कल जब उसका रिश्ता नूर के साथ बदल चुका था, तो उसकी नज़रों ने गहराई से नूर का जायजा लिया था। उसका भरा भरा शरीर, ऊपर से कपड़े पहनने का ये बोल्ड अंदाज, खूबसूरत चेहरे पर किया गया हल्का फुल्का मेकअप। कोई शक नहीं था किसी के भी दिल पर बिजली गिराने का हुनर रखती थी ये लड़की। लेकिन ये तैयारी जमान को खुश करने की बजाय अंदर से गुस्से के मारे आग लगा चुकी थी। वो गुस्से से खौल कर रह गया था। उसने कुर्सी से टेक लगाई और ठंडे लहजे में पूछा, कहाँ जा रही हो? नूर ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, कॉलेज। जमान की आंखों में अचानक गुस्से की लपटें उठीं। कॉलेज? तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। नूर ने चम्मच उठाकर प्लेट में रखा और जमान की तरफ देखा। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और इसके लिए मेरा कॉलेज जाना ज़रूरी है, और मैंने आपसे इजाज़त नहीं मांगी जो आप मुझे बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जमान ने अपनी कुर्सी सीधी की और सख्त लहजे में कहा, ये कपड़े पहनकर कॉलेज जाओगी? उसका लहजा बेहद सर्द था। लड़कियों की इज्जत छुप कर रहने में होती है, ना कि यूं सरेआम नुमाइश करने में। अगर जाना ही है तो ढंग के कपड़े पहनकर जाओ, वरना मैं तुम्हें हवेली की चौखट पार नहीं करने दूंगा। वो हक जताते हुए बोला। नूर की आंखों में गुस्से की चमक आ गई थी। ये मेरी ज़िंदगी है और मैं क्या पहनूंगी ये मेरा फैसला होगा। तुम्हें ये हक नहीं कि मेरे कपड़ों पर ऐतराज़ करो। जमान ने सख्त लहजे में कहा, ये निकाह एक ज़बरदस्ती का रिश्ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मनमानी करो। मैं तुम्हें इस तरह बाहर नहीं जाने दूंगा। नूर ने कुर्सी से उठते हुए कहा, मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ और तुम मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकते। जमान ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, अपनी मर्जी की मालिक? तुम्हें ये समझना होगा कि इस घर के कुछ उसूल हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी यूं बेपर्दा और आज़ादी से घूमे। नूर की माँ जो किचन से बाहर आ रही थी, उन दोनों की कड़वी बहस सुनकर रुक गईं। उन्होंने नूर से कहा, नूर, आज कॉलेज मत जाओ। जमान की बात मानो, आखिर को अब वो तुम्हारा शौहर है। और फिर तुम्हें खुद ही कॉलेज नहीं जाना चाहिए। आज तुम्हारे निकाह का दूसरा ही तो दिन है। बेटा, आज कॉलेज से छुट्टी ले लो। नूर ने बेयकीनी से अपनी माँ की ओर देखा। अम्मी, आप भी? मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं क्या? ये मेरा हक है। जबकि उसकी माँ ने नरमी से कहा, बेटा, मैं ये नहीं कह रही कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दो, कल चली जाना, लेकिन ढंग के कपड़े पहनकर। और जमान बिल्कुल सही कह रहा है, हमें परिवार की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। अब तुम इस परिवार की बेटी ही नहीं बल्कि बहू भी हो, तुम्हें हर बात का ख्याल रखना होगा। नूर ने अपनी माँ की बातों पर मायूसी से सिर झटका। उसने जमान की ओर देखा, जो विजयी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसका दिल गुस्से से भर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बैग उतारा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जमान ने एक सुकून भरी नज़र नूर पर डाली थी और फिर नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गया, लेकिन अब उसका ध्यान नाश्ते पर नहीं लग रहा था। उसका मन बार बार नूर के खूबसूरत वजूद में अटक रहा था। आज से पहले कभी उसने नूर की तरफ इतनी ध्यान से गौर नहीं किया था, लेकिन आज उसकी खूबसूरती में कुछ ऐसा जादू था कि जमान उसमें बहक चुका था। शायद नेचुरल अट्रैक्शन था जो मर्द को औरत की तरफ खींचता है, लेकिन वो नूर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहता था। वो उसे अपने लेवल की लड़की समझता ही नहीं था, उसे गिरी हुई नज़रों से देखता था। लेकिन चाहने के बावजूद भी वो उसकी खूबसूरती से नज़र नहीं चुरा पा रहा था। शायद ये इस रिश्ते का असर था जो दोनों के बीच बन चुका था। जैसे तैसे उसने खुद पर काबू पाया था और फिर नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चला गया। जर्निश बेगम ने गहरी सांस ली और किचन की तरफ वापस चली गई, जबकि नूर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन दिमाग किसी कीमत पर भी काबू में नहीं आ रहा था। वो अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके दिल में गुस्सा उबाल खा रहा था। जमान की बातें और उसके रवैये ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया था। आखिरकार
वो गुस्से से उठी और जमान के कमरे की तरफ चल दी। उसका इरादा साफ था, वो जमान को उसकी औकात याद दिलाना चाहती थी। उसे ये बताना चाहती थी कि वो उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं रखता। नूर ने बिना दस्तक दिए कमरे का दरवाज़ा जोर से खोला। जमान कमरे में बैठा कुछ कागजात देख रहा था। नूर की अचानक आमद पर उसने सिर उठाया। वो अब भी उन्हीं कपड़ों में थी, मगर उसके चेहरे पर किसी हैरानी का असर नहीं था। वो अपनी जगह पर पुरसुकून बैठा रहा, जैसे नूर की ये हरकत उसके लिए मामूली बात हो। ये क्या बदतमीजी थी, नूर ने तल्ख लहजे में कहा। तुम खुद को आखिर समझते क्या हो? तुम्हारे ख्याल में तुम मुझे रोक सकते हो, मेरी ज़िंदगी में दखल दे सकते हो? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, समझे जमान शाह। जमान ने कागजात मेज पर रखे और नूर की तरफ ठंडी नज़रों से देखा। यही बात करने आई हो तो सुन लो। तुम्हारी ज़िंदगी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है नूर, मगर इस घर में जो उसूल हैं वो तुम्हें मानने होंगे, और अब तुम मेरे निकाह में हो, इसलिए मैं ये बेहुदा लिबास बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो उसके कपड़ों पर तंज कसते हुए बोला। नूर ने तंजिया हंसी के साथ कहा, उसूल? तुम्हारे उसूल? ये सब फिजूल हैं। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम लड़कियों की आज़ादी बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे कहने पर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना छोड़ दूंगी। जमान ने ठंडे लहजे में कहा। नूर, तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे उस बात की कोई भी परवाह नहीं है, मगर ये याद रखो कि इस घर की इज्जत मेरे हाथ में है, और मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई इस इज्जत को नुकसान पहुँचाए। नूर ने गुस्से से तमतमाते हुए कहा। इज्जत? तुम्हारी इज्जत? तुम्हारे ख्याल में तुम मुझे रोक सकते हो? तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, और तुम्हारी बातों की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं। जमान ने कुर्सी से उठकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो ठीक उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, जबकि जमान को अपने इतने करीब पाकर वो एक पल के लिए घबरा गई थी और फिर एक कदम पीछे हटी। लेकिन जमान 2 कदम आगे बढ़ा, और आगे बढ़कर उसने नूर की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींचा था, और झटके से नूर की नरम नाजुक धड़कनें जमान के चौड़े सीने से जा टकराईं। उन धड़कनों की नरम नाजुकी को महसूस करते ही जमान की रग रग में शरारे से दौड़ने लगे थे। निकाह के बाद वो उसके लिए जायज़ हो गई थी, उस पर वो हक रखता था, और यह एहसास ही काफ़ी था कि वो उसकी बीवी थी। जज्बात की शिद्दत से उसका दिल मचल उठा था, लेकिन फ़िलहाल अभी वो कोई शरारत करने के मूड में नहीं था, इसलिए गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को रिलैक्स किया। बहुत शौक़ है तुम्हें अपनी नुमाइश करने का, तो मेरे सामने करो, क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम मेरे सामने जैसे चाहे वैसे कपड़े पहन सकती हो, बल्कि कहो तो मैं खुद तुम्हें बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी ड्रेस लाकर दे सकता हूँ, जो तुम बंद कमरे में मेरे सामने पहनकर मुझे दिखा सकती हो। लेकिन अगर मेरे अलावा कहीं बाहर पहनकर जाने की ज़रूरत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक हाथ उसकी कमर में डाले और एक हाथ से वो उसके चेहरे पर आए बालों की लटों को उसके कानों के पीछे कर रहा था, और फिर गालों से होते हुए उसके हाथ नीचे गर्दन की तरफ सरकने लगे थे। एक पल के लिए नूर की सांसें भी तेज हुई थीं। जमाल शाह ने धीरे धीरे उसकी नर्म नाजुक गर्दन को छूते हुए एक झटके से उसके गले के खुले बटन को बंद कर दिया था। तुम्हारी खूबसूरती पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए इसे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बचा कर रखो। उसकी आंखों में गुस्से की आंच सी जल रही थी, जबकि नूर ने गुस्से से जमान को धक्का दिया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम खुद को मेरा शौहर कह सको। ये निकाह सिर्फ दादा जान के हुक्म पर हुआ है, मैं तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। जबकि उसकी इस बात पर जमान एक जोरदार कहकहा लगाकर हंस पड़ा था, और उसके हंसने पर नूर ने उसे हैरानी से देखा। अगले ही पल वो अपनी हंसी रोक कर दोबारा उसके सामने आकर खड़ा हुआ था और उसे कंधों से पकड़कर आंच देती निगाहों से उसे झुलसाने लगा। नूर, अपनी जबान संभाल कर बात करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा तो इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी औकात भूल जाओ। तुम यहाँ आकर मुझसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं रखती। अगर निकाह से इतना ही मसला था तो दादा को मना कर देती। हाँ कहकर अच्छा बनने का नाटक क्यों किया? और ये औकात औकात की बात मत करो। तुम भी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। यहाँ की नौकरानी के लिए भी मेरी नज़र में कुछ सम्मान होगा, मगर तुम्हारा तो वो भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल अब तो मेरी बीवी बना दी गई हो तो तुम्हारी इज्जत को सेफ रखना मेरी मजबूरी है। नूर की आंखें हैरानी और गुस्से से भर गईं। नौकरानी? तुम मुझे नौकरानी से भी कम समझते हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारे रवैये में वो शालीनता और सम्मान नहीं जो यहाँ की नौकरानियों में है। तुम खुद को बहुत समझदार समझती हो, जो तुम हो नहीं हो, और तुम्हारी ये जिद और ये अकड़ तुम्हें कहीं और ले जाएगी। अगर तुमने अपने कदम नहीं रोके तो तुम अपने साथ साथ परिवार की इज्जत को भी मिट्टी में मिलाकर रख दोगी। नूर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कहने की? जमान ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ से निकल जाओ नूर, और आगे से मेरे कमरे में बिना इजाज़त लिए मत आना। मैं एक जवान मर्द हूँ, जज्बातों से भरा दिल रखता हूँ। टाइम बे टाइम आकर अगर तुमने मेरे जज्बातों में आग लगा दी और मैं अपनी हद पार कर गया तो मुझे दोष मत देना कि रुखसती से पहले ही मैंने अपना हक वसूल कर लिया। चेहरे पर शरारती मुस्कान सजाकर वो नूर को आग लगा चुका था। नूर ने एक पल के लिए जमान को घूर कर देखा, फिर गुस्से में मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके जाते ही जमान ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अपने अंदर की रुकी हुई सांसों को तेजी से बाहर छोड़ा। कुछ देर पहले जो उसने नूर के नरम एहसास को महसूस किया था, वो एहसास उसके दिल की धड़कनों को बढ़ा चुका था। वो आशिक मिजाज हरगिज न था और ना ही लड़कियां उसकी कमजोरी रही थीं, लेकिन कुछ तो था जो उसका मन नूर की संगत के लिए मचलने लगा था। लेकिन क्यों, वो नहीं जानता था। वो तो उस लड़की से नफरत करता था, उसकी आज़ाद ख्याल सोच को कभी भी पसंद नहीं करता था। तो क्या वो भी आम मर्दों की जैसे कमज़ोर मर्द था जो उसके साथ खूबसूरत नाजुक पलों के लिए मचलने लगा था? हरगिज नहीं, मैं ऐसा मर्द नहीं हूँ। शायद ही मेरे और उसके बीच बने जायज रिश्ते का असर है जो मेरा दिल उसकी तरफ खींचने लगा है। उसने गुस्से से अपना कोट उतार कर सोफे पर उछाला था और बाथरूम का दरवाज़ा झटके से बंद किया। मैं उस लड़की को अपने हवासों पर सवार नहीं करूँगा और ना ही उसे अपनी कमजोरी बनाऊँगा। ये रिश्ता सिर्फ कागजी और नाम का रिश्ता है। मैं उस लड़की को कभी भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दूंगा। मैं उससे नफरत करता हूँ और करता रहूँगा। कहते हुए वो शावर के नीचे खड़ा हो गया था और अपने अंदर मचलते जवानी के जज्बातों को कंट्रोल करने लगा। नूर पैर पटकती हुई अपने कमरे में दाखिल हुई। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, मगर जमान की बातें उसके दिल और दिमाग में गूंज रही थीं। वो वापस अपने कमरे में आई, दरवाज़ा जोर से बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। जमान की बेइज्जती और उसकी कड़वी बातें उसे अंदर से झकझोर रही थीं, मगर उसने मन ही मन ठान लिया था वो उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में अपनी खुदी को नहीं खोएगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो धीरे धीरे उसी इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाली थी। समय धीरे धीरे बीतता चला गया था। अगले दिन से उसने अपने पहनावे पर ध्यान रखना शुरू कर दिया था। वो बेवजह अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना चाहती थी। यही वजह थी उसने खुद को थोड़ा बहुत बदल लिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था अगर उसने जमान की बात नहीं मानी तो उसके घर वाले बिना सोचे समझे उसकी पढ़ाई रोक देंगे। यही वजह थी कि वो खामोश हो गई थी। आज भी दिन आम दिनों की तरह था। सूरज ढलने को था जब नूर कॉलेज से वापस आ रही थी। कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर उसकी गाड़ी अचानक रुक गई। ड्राइवर ने कई बार कोशिश की, मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। वो झुंझलाकर बोली, कितना टाइम और लगेगा? उसे मालूम था अगर वो देर करती तो इस बात पर भी जमान को ऐतराज होता। यही वजह थी वो एक पल के लिए बेचैन हो गई थी। ड्राइवर चुपचाप अपनी कोशिश में लगा हुआ था जब अचानक उसका क्लास फेलो एहतशाम वहां से गुजरते हुए रुका। एहतशाम ने मुस्कुराते हुए मदद की पेशकश की तो नूर ने हिचकिचाते हुए उसकी मदद को कबूल कर लिया। ड्राइवर मना करना चाहता था क्योंकि वो हवेली के उसूलों से वाकिफ था, मगर नूर को दूसरी गाड़ी में बैठते देखकर वो खामोश हो गया। नूर एहतशाम की गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ रवाना हो गई, इस बात से बेपरवाह कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। हवेली के दरवाजे पर गाड़ी रुकने पर नूर ने एहतशाम का शुक्रिया अदा किया। वो गाड़ी से नीचे उतरी, मगर जैसे ही उसने सामने देखा उसकी सांसें थम गईं। जमान शाह काले शलवार कुर्ते में खड़ा था और गुस्से से जलती हुई नज़रों से नूर को घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे निगल जाना चाहता हो। नूर की धड़कन एक पल के लिए तेज हुई थी, मगर उसने अपने चेहरे पर मुस्कान सजा ली और एहतशाम से ज़रूरत से ज़्यादा हंस हंस कर बातें करने लगी। ये हरकत उसने जानबूझकर की थी। जमान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा गुस्से और बर्दाश्त की हद से सख्त हो गया था। नूर की ये हरकत, ये बेबाकी उसे एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। जैसे ही नूर ने दरवाजे के अंदर कदम रखा, जमान तेजी से आगे बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। ये क्या कर रहे हो? नूर ने बाजू छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मगर जमान की पकड़ मजबूत थी। चुप, जमान ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। क्या समझती हो तुम अपने आप को? नूर ने भी गुस्से से कहा। मैं समझती हूँ कि तुम्हें मुझ पर हुक्म चलाने का कोई हक नहीं जमान शाह। जमान ने उसे सख्त नज़रों से घूरते हुए कहा। हक है नूर, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारा यूं किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस कर बातें करना मेरी इज्जत के खिलाफ है। नूर ने तंजिया हंसी के साथ कहा। इज्जत? तुम्हारी इज्जत?
मैं एहतशाम के साथ सिर्फ घर वापस आ रही थी और तुम इसे इज्जत का मसला बना रहे हो, जमान ने गुस्से में कहा। अच्छे और शरीफ घर की लड़कियां इस तरह गैर मर्दों से बातें नहीं करती नूर। तुम्हें कोई शर्म लिहाज है या नहीं? रही बात तुम्हारी गाड़ी खराब होने की, तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती थी। इस तरह किसी की भी गाड़ी में बैठकर आने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, नूर ने सख्ती से कहा। मुझे अपनी इज्जत का पता है जमान शाह, और मैं जानती हूँ कब, कहाँ और किससे बात करनी है। तुम अपनी पुरानी सोच अपने पास रखो, जमान ने नूर के चेहरे के करीब आकर कहा। ये पुरानी सोच नहीं है, ये उसूल है, और तुम्हें ये उसूल मानने होंगे। नूर ने जमान की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुम्हारे उसूलों के मुताबिक नहीं चल सकती जमान। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने की आदी हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते, जमान ने सख्त लहजे में कहा। नूर, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा, नूर ने बाजू छुड़ाते हुए कहा। मुझे धमकियाँ देना बंद करो जमान शाह, तुम्हारे उसूल मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, जमान ने नूर की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह घर मेरी जिम्मेदारी है और मैं यहाँ किसी की भी ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा जो इस घर की इज्जत को नुकसान पहुँचाए, नूर ने तल्ख लहजे में कहा। ये इज्जत तुम्हारी सोच की पैदावार है जमान, और मैं तुम्हारी सोच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, जमान ने गुस्से से कहा। नूर, तुम्हें समझना होगा, ये रिश्ता सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं है। तुम्हें इस रिश्ते की इज्जत करनी होगी, वरना तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। लेकिन नूर ने उसे नज़रअंदाज किया और गुस्से से पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। जमान गुस्से से भरा हुआ अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज़ से ही अंदाजा हो रहा था वो कितना गुस्से में है। दरवाज़ा जोर से खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। उसकी माँ सोफे पर बैठी कुछ पढ़ रही थी, मगर जमान के अंदाज से घबराकर उन्होंने किताब बंद कर दी और उसकी तरफ देखा। अम्मी, जमान ने गुस्से से कहा, बहुत शौक था ना आपको मेरी शादी करवाने का, वो भी एक ऐसी लड़की से जो खुदसर और जिद्दी है। अब देख लिया नतीजा। उस लड़की ने मुझे एकदम पागल कर दिया है। न उसे हवेली की इज्जत की परवाह है और न वो मेरी बात मानती है, उसकी माँ ने ठंडे लहजे में कहा। जमान बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो? नूर अभी नई है इस रिश्ते में, उसे सब समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। वक्त? जमान ने कड़वी हंसी के साथ कहा। कितना वक्त चाहिए होगा उसे? वो बचपन से इसी घर में रहती आई है, उसे हवेली के उसूलों का पता होना चाहिए। और फिर जब से निकाह हुआ है उसने मुझे एक लम्हा भी सुकून का नहीं दिया। उसकी हर हरकत मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, उसकी माँ ने नरम लहजे में कहा। बेटा, रिश्तों में बर्दाश्त और समझौते की ज़रूरत होती है, तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। सब्र? जमान ने तंज भरे अंदाज में कहा। अम्मी, जितना सब्र करना था मैंने कर लिया, अब मुझसे और नहीं होगा, सुरमीन बेगम ने परेशान होकर कहा। तो फिर तुम क्या चाहते हो? विदाई का इंतजाम करें फ़ौरन, जमान ने सख्त लहजे में कहा। मैं ये रोज़ रोज़ की बहस और झगड़े नहीं सह सकता। अगर निकाह हो गया है तो रुखसती भी होनी चाहिए। समरीन बेगम उसकी बात सुनकर परेशान हो गई, मगर खामोश रहीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, जमान, ये सब कुछ इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, तुम्हें नूर को समझने का वक्त देना होगा। वक्त? जमान ने तल्खी से कहा। अम्मी, वक्त देने की बात ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, मैंने पहले दिन से ही सब्र किया है, मगर नूर की हर हरकत मुझे और ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। वो मेरी ज़िंदगी में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं ला रही, बल्कि हर दिन मेरे लिए और मुश्किलें खड़ी कर रही है। समरीन बेगम ने हमदर्दी से अपने बेटे की ओर देखा। जमान, शायद तुम्हें उससे खुलकर बात करनी चाहिए, उसे समझाने की कोशिश करो कि तुम्हारी क्या उम्मीदें हैं उससे, जमान ने नामे सिर हिलाते हुए कहा। मैंने कोशिश की अम्मी, मगर उसने मेरी किसी बात को अहमियत नहीं दी। वो अपनी दुनिया में ही मगन है और उसे मेरी परवाह नहीं है। अब मुझसे और नहीं होगा, उसकी माँ ने नरमी से कहा। बेटा, हर रिश्ते में मसले होते हैं, अगर तुम दोनों मिलकर इन्हें सुलझाने की कोशिश करोगे तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। अब मुझे किसी हल की ज़रूरत नहीं है अम्मी, जमान ने गुस्से से कहा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि नूर इस घर की इज्जत का ख्याल रखे और अपनी हद में रहे। अगर वो ये नहीं कर सकती तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता। उसकी माँ ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है जमान, मैं घर के बड़े बुजुर्गों से बात करूँगी, लेकिन तुम भी थोड़े सब्र से काम लो, जमान ने सिर झटकते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता ज़्यादा दिन तक चल सकेगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और कमरे से बाहर निकलता चला गया, दिल में एक अजीब सा बोझ लिए।
समरीन बेगम उसकी पीठ को देखती रहीं, दिल में ये फिक्र लिए कि ये रिश्ता कैसे निभाया जाएगा। समरीन बेगम ने ये बात फौरन घर के बड़े बुजुर्गों तक पहुंचा दी कि जमान अब रुखसती का फैसला कर रहा है। सबकी तरफ से यही सहमति मिली कि अगर जमान चाहता है कि रुखसती हो जाए तो अब इसमें देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब ये बात नूर को पता चली तो उसके तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से तमतमाई, उबलते लहजे के साथ जमान के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके दिल में एक उथल पुथल मची हुई थी, जैसे उसकी रगों में जलती हुई आग दौड़ रही हो। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब उसने सुना कि जमान रुखसती का फैसला कर रहा है तो उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और खून की रफ्तार बढ़ गई थी। जैसे ही उसने दरवाजे का कमरा खोला, गुस्से से चीख पड़ी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि जैसे वो लम्हे भर में जमान को भी चकनाचूर कर देगी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुमसे शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करूंगी? उसकी आंखों में जलते हुए शोले थे, जैसे वो हर लफ्ज के साथ साथ जमान पर हमला कर रही हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रुखसती कभी नहीं होने दूंगी। जमान की आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ना हो। उसने बेपरवाही से जवाब दिया, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मेरा जो फैसला था मैं दादा शाह के पास पहुँचा चुका हूँ। उसके लहजे में इतनी ठंडक और बेरुखी थी जैसे उसे नूर की तकलीफ से कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। जबकि ये सुनकर नूर का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो समझती थी शायद कहीं ना कहीं जमान के दिल में कोई नरमी होगी, लेकिन इस वक्त वो उसे पूरी तरह से बेजान और बेदिल इंसान लग रहा था। उसका दिल धक से रह गया और उसकी बेरुखी ने उसे और भी बेचैन कर दिया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, नूर ने गुस्से से कहा। फिर आगे ठहर कर कहा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो कुछ और ही कहने वाली थी कि अचानक जमान तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़ लिया, जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी और आंखों में एक अजीब सा जुनून झलक रहा था। क्या बकवास कर रही हो तुम? उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि एक पल के लिए नूर सहम गई थी, लेकिन अगले ही पल नूर ने पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। जमान ने उसे कसकर पकड़ रखा था। नूर गुस्से से बोली, मैं 1000 बार कहूँगी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से। उसके शब्द अधूरे ही रह गए थे जब जमान ने एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। नूर का सांस अटक गया, वो सन्न रह गई और सदमे से जमान को देखने लगी। ये पहली बार था जब उसने उस पर हाथ उठाया था। उसने अपनी आंखों में जलती हुई नफरत के साथ कहा, बहुत कमज़ोर निकले तुम जमान शाह। उसकी आवाज़ में गहरी कड़वाहट और एक गहरा तंज था, जैसे वो उसकी हार की खुशबू महसूस कर रही हो। तुम खुद मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं किसी और से प्यार भी ना करूं। किसी को पसंद करना मेरा हक है। प्यार करती हूँ, कोई पाप नहीं किया है मैंने। उसके ये कहते ही जमान ने उसे दीवार से लगा दिया। दोनों तरफ अपने बाजू टिकाए वो उसके बेहद करीब खड़ा था। उसकी गर्म सांसें नूर के चेहरे पर पड़ रही थीं। उसकी आंखों में एक पागलपन झलक रहा था। तुमसे शादी मेरी मजबूरी थी और शायद मुझसे शादी तुम्हारी भी मजबूरी थी, लेकिन ये जो इश्क का भूत तुम्हारे सर पर चढ़कर बोल रहा है ना, ये बात तुमने निकाह से पहले बोलनी थी। जान दे देता, लेकिन तुम जैसी लड़की से शादी ना करता। लेकिन अब जबकि तुम मेरे निकाह में हो, हक रखता हूँ तुम पर और मेरी इज्जत हो तुम। अब एक भी शब्द मुंह से निकाला तो वो अंजाम करूँगा कि सोच भी नहीं सकती, समझी? कहते कहते उसने उसके जबड़ों को अपनी सख्त पकड़ में दबोचा था और फिर ठंडी और गहरी आवाज़ में बोला, मैं तुमसे सख्त नफरत करता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम मेरी बीवी हो तो तुम मुझसे धोखेबाजी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी जुबान से किसी और का नाम भी निकला तो विदाई का इंतजार नहीं करूँगा। अभी इसी वक्त अपना हक वसूल करके तुम्हें अच्छे से जता दूंगा कि तुम अब किसी की बीवी हो, किसी की इज्जत हो। कहते कहते उसने अपने होठों को उसके होठों पर रब किया था और नूर बुरी तरह कांपी थी। उसके लबों की नरमी को महसूस करते ही जमान का दिल बुरी तरह मचला, जबकि सांस तो नूर की भी तेज हुई थी। उसने खुमार भरी नज़रों से नूर के चेहरे को निहारा। चेहरे पर फैली शर्म की लाली उसकी नज़रों से छिपी न रह सकी। लरसती कांपती पलकें जमान के दिल की धड़कनों को और भी बढ़ा रही थीं। अपने होठों को आगे ले जाते हुए उसने उसकी पलकों को छू लिया था। पलकों से होते हुए वो दोबारा से उसके होठों के करीब आया था और फिर धीरे धीरे
और जब बेखुदी में बहकर गर्दन के नीचे की तरफ जाने लगा तो नूर ने उसे खुद से दूर किया। उसके होंठ धीरे से लरज उठे थे। प्लीज़ इससे आगे नहीं। गहरी सांस लेते हुए जमान ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नूर इससे आगे मैं भी अभी जाना नहीं चाहता। ये सब कुछ तो मैं शादी की पहली रात ही वसूल करूंगा। अभी फ़िलहाल जो भी तुम्हारे दिमाग में जो ये भूसा भरा है ना, इस भूसे को निकाल दो वरना। उसके लहजे में छुपी धमकी से ये साफ जाहिर था कि वो कुछ भी कर सकता था। नूर ने बड़ी मुश्किल से खुद को जमान से अलग किया था और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं। जमान का स्पर्श उसके रग रग में उतर चुका था और उसके गुस्से को सोचकर वो बुरी तरह डर भी गई थी। उसने जमान को कभी इस तरह के गुस्से में नहीं देखा था। उसका थप्पड़ और उसका वो जुनूनी रवैया अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था, जैसे कोई चुभता हुआ कांटा। उसके दिल में एक फैसला हो चुका था, वो इस हवेली में और इन लोगों के बीच नहीं रह सकती। उसने अपना मोबाइल उठाया और फौरन एहतशाम को कॉल की। वो जानती थी एहतशाम उससे प्यार करता है और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे वो कोई बड़ा कदम उठाने जा रही हो, लेकिन उसे लग रहा था अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। कॉल रिसीव होते ही एहतशाम की आवाज़ आई, हेलो, हाँ नूर बोलो, क्या हुआ? नूर ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, एहतशाम क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मैं अपने कजिन से शादी नहीं करना चाहती। अगर आज रात मैं यहाँ से नहीं निकली तो कल मेरी रुखसती हो जाएगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। एहतशाम कुछ पलों तक खामोश रहा, जैसे वो उसकी तकलीफ को महसूस कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तुम हवेली के पीछे आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ से ले जाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हारी तलाक करवा कर तुम्हें उससे हमेशा के लिए आज़ाद करवा लूँगा और फिर बाद में हम दोनों शादी कर लेंगे। नूर की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे उसके अंदर की बेचैनी थोड़ी कम हो गई हो। उसने जल्दी जल्दी अपना जरूरी सामान समेटा और हवेली के पीछे के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसे डर भी लग रहा था कि अगर जमान ने उसे देख लिया तो वो उसे जान से मार देगा। अब वो जमान के बदलते रंगों को बहुत अच्छे से पहचानने लगी थी। करीब आधे घंटे बाद एहतशाम अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। नूर ने हालात की परवाह किए बिना उसकी गाड़ी में बैठते ही शहर की ओर रुख कर लिया। लेकिन वो मासूम लड़की ये नहीं जानती थी कि जिसे वो अपना हमदर्द समझ रही थी वही असल में सबसे बड़ा धोखेबाज था। वे अभी शहर के रास्ते में ही थे कि अचानक एहतशाम ने गाड़ी फार्म हाउस की ओर मोड़ ली। नूर एक पल के लिए चौंक गई, क्योंकि ये रास्ता सिद्रा के घर जाने वाला नहीं था। वो कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन फिर सोचा शायद वो किसी दूसरे रास्ते से लेकर जा रहा होगा। लेकिन जब उसने देखा एहतशाम ने गाड़ी एक फार्म हाउस के सामने रोकी तो वो हैरान रह गई। उसने एक झटके से पूछा, ये कहाँ ले आए हो मुझे एहतशाम? नूर की आवाज़ में उलझन और घबराहट थी। वो बेचैनी से एहतशाम की तरफ देखते हुए बोली, मैंने कहा था ना मुझे सिद्रा के घर छोड़ दो। एहतशाम ने हल्की हंसी के साथ उसकी तरफ देखा, जैसे सब कुछ सामान्य हो। अरे क्यों, आओ आज हम दोनों साथ में थोड़ा वक्त बिताते हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा तंज था, जैसे वो अपनी समझ से सब कुछ ठीक कर रहा हो। नूर की आंखों में डर की एक लहर दौड़ी। वो तुरंत कहना चाहती थी कि वो यहाँ नहीं रुकना चाहती, मगर एहतशाम ने एक झटके से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालने लगा। छोड़ो मुझे, नूर ने जोर से कहा, मगर एहतशाम की पकड़ मजबूत थी। वो उसकी कलाई कसकर पकड़े हुए फार्म हाउस के दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। नूर की घबराहट और बेचैनी बढ़ चुकी थी, जैसे वो किसी अनजान और ख़तरनाक जगह पर आ गई हो। वो उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर एहतशाम की पकड़ हर बार और भी ज़्यादा मजबूत होती जा रही थी। तुम क्या कर रहे हो एहतशाम? नूर की आवाज़ कांप रही थी। मुझे जाने दो, मैं सिद्रा के घर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रुकना। एहतशाम की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी थी और उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे वो जो कर रहा था वही सही था। तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है नूर, तुम्हारे लिए सब कुछ यहीं तो है। आज की रात ऐसी हसीन बनाऊंगा कि पूरी ज़िंदगी याद रखोगी। उसने कुटिलता से मुस्कुराते हुए कहा। नूर की हालत अब हद से ज़्यादा ख़राब हो रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वो किसी भी तरह से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर डर इतना बढ़ चुका था कि अब वो एहतशाम से और भी ज़्यादा घबराने लगी थी। वो किसी भी तरह खुद को छुड़ाकर भाग जाना चाहती थी, मगर उसकी पकड़ मजबूत थी कि वो चाह कर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। एहतशाम उसे लिए हुए फार्म हाउस के अंदर एक कमरे में ले आया। अभी वो उस पर गलत हरकत करने ही वाला था, तभी नूर ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर जड़ दिया। खबरदार, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश की। मैं तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझती थी,
मुझे लगा तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं जमान की नफरत में तुम्हारे साथ चली आई, लेकिन शायद मैं बेवकूफ़ थी और आज इस बेवकूफ़ी की सज़ा मुझे इस कदर भयानक मिल रही है। कहते कहते उसने उसके मुंह पर थूक भी दिया था और शायद यही उसकी बर्बादी की शुरुआत थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! आज तुम्हें बताऊंगा मेरे साथ बदतमीजी करने की क्या सज़ा है। ये कहकर एहतशाम गुस्से से उसकी गर्दन की तरफ झुकने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ खुला था। नूर और एहतशाम दोनों ने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। वहाँ कोई और नहीं बल्कि जमान शाह खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से का एक तेज तूफान था जो किसी बुरे वक्त की दस्तक दे रहा था। चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और वो तेज कदमों से अंदर आया। एहतशाम! जवान की गुस्से से भरी आवाज़ कमरे में गूंज उठी। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये क्या कर रहा था? एहतशाम, जो अब तक नूर को जबरदस्ती पकड़कर रखे हुए था, जमान की दहाड़ सुनकर कांप उठा। वो घबराकर नूर को छोड़कर पीछे हटा, मगर अगले ही पल जमान ने उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को हाथ लगाने की? मैं तेरी जान निकाल लूंगा। ये कहते ही उसने एहतशाम को जमीन पर गिरा दिया और उसे मारने लगा। उसके गुस्से की इस वक्त कोई हद नहीं थी। जिस पल नूर हवेली से बाहर निकली थी, उसी पल जमान के गार्ड्स ने उसे खबर दे दी थी और वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे आ गया था। मगर उसे अंदाजा नहीं था ये नीच आदमी नूर के साथ इतनी बदसलूकी करने की कोशिश करेगा। जमान ने नूर की तरफ मुड़ते हुए उसे गले से लगा लिया। नूर की आंखों में आंसू थे और वो पूरी स्थिति को लेकर बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसके शरीर में एक बुरी तरह कंपन हो रहा था और वो बस रोते हुए जमान के सीने में छिप गई। मुझे माफ़ कर दो जमान, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, नूर ने रोते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या हो गया था। बस मैं गुस्से और जिद में आ गई थी कि तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी, लेकिन मैं नादान थी। अपने जायज़ रिश्ते को भूलकर नाजायज़ रिश्ते के पीछे भाग रही थी और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जमान ने उसकी पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और फिर नरम आवाज़ में कहा, नूर, तुम्हें कभी भी अपनी इज्जत को किसी के सामने यूं बेमोल नहीं करना चाहिए। लड़कियों की इज्जत उनकी चार दीवारी में ही होती है। मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा अपनी सीमाओं और अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखकर। नूर ने सिर झुका लिया और उसकी आंखों से और भी आंसू बहने लगे। वो जानती थी कि उसने अपने आप को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने अपनी इज्जत और ख़ुद को और भी खतरे में डाल लिया था। वो जानती थी कि जमान की बात बिल्कुल सही थी। जमान ने उसका चेहरा अपने हाथों से ऊपर उठाया और उसके माथे पर एक प्यार भरा, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारी इज्जत पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। लेकिन तुम्हें भी चाहिए कि तुम अपनी इज्जत का ख्याल रखो, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। हम दोनों ने जो कुछ भी किया वो हमारा बचपना था, लेकिन अब हमारे बीच एक रिश्ता है और उसका ख्याल हम दोनों को रखना चाहिए। नूर और भी ज़्यादा रोते हुए उसके सीने से लग चुकी थी और जमान ने भी उसे अपने सीने से भींच लिया था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था वो नूर से मोहब्बत करने लगा था। इसीलिए उसके लिए इतना बेचैन रहता था और उसे उसकी तलब होती थी। वो उसकी हिफाजत के लिए वो उसे हिफाजत के साथ घर ले आया था। घर में सब लोगों ने उन्हें बाहर से आते देखा तो हैरान हुए थे, जबकि जमान ने सबको समझा दिया था कि वो उसे डिनर कराने के इरादे से बाहर लेकर गया था, क्योंकि उन दोनों की विदाई से पहले की रात थी और वो लोग उसे यादगार बनाना चाहते थे। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया था। खैर, जो भी था, वो दोनों मियाँ बीवी थे, एक दूसरे पर हक रखते थे और कल तो वैसे भी दोनों की विदाई हो जानी थी। नूर ने प्यार भरी नज़र से जमान को देखा था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो सुरक्षा जमान उसे दे सकता है वो सुरक्षा कोई और नहीं दे सकता। भले ही दोनों के बीच कई मतभेद थे, लेकिन आज इस मौके ने नूर को ये समझने पर मजबूर कर दिया था कि औरत का पति से ज़्यादा कोई दूसरा ख्याल रख ही नहीं सकता। भले ही हर रिश्ता अपनी अहमियत रखता है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता सबसे ऊपर होता है। खुदा ने निकाह के 3 शब्दों में इतनी मोहब्बत रखी है, अगर कोई इंसान नफ़रत का कायल हो तो वो भी मोहब्बत पर यकीन कर ही जाता है। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई थी, अपनी आने वाली नई ज़िंदगी के सपने सजाते हुए, और जमान ने भी गहरा सांस लेते हुए दूर तक अपनी निगाहों से उसका पीछा किया था। उसे पता था अब नूर दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, क्योंकि उसे ठोकर लग चुकी थी और ठोकर से बचाकर जमान ने ही उसे सीने से लगाया था। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे घर वालों ने साफ तौर पर महसूस कर लिया था और सबने सुकून का सांस लिया था,
कि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।